नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 16 भाग 15 तक देखा था। भाग 15 में मैंने आपको समस्त सहायक ग्रंथियों के बारे में बताया था, यानी अग्न्याशय के बारे में बताया था। अब हम भाग 16 के अंतर्गत उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है भोजन का पाचन कैसे होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो इससे पहले आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे भाग 15 में, उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथि यानी वह अंग जिससे किसी तरल का स्राव होता है, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी जो अपने तरल को किसी खाली गुहा में छोड़ती हैं, अंतःस्रावी जो अपने तरल को रुधिर में छोड़ती हैं, मिश्रित जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं, उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि अग्न्याशय या मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण बताइए। तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अग्न्याशय है। तीसरा आपसे क्वेश्चन किया था इंसुलिन का कार्य क्या है। तो इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। फिर चौथा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि ग्लूकागॉन का कार्य क्या है। ग्लूकागॉन का कार्य है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करना। आखिरी आपसे क्वेश्चन किया गया था लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनके आंसर्स मैंने आपको बता दिया। अब आइए भाग 16 को पढ़ते हैं। भाग 16 में आपको पढ़ना है भोजन का पाचन। कहाँ कहाँ पर पाचन की क्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुख गुहा से हो जाती है। भोजन के पाचन क्रिया की शुरुआत मुख गुहा से ही हो जाती है। मुख गुहा से ही हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बकल कैविटी। हमने आपको बताया था मुख गुहा में क्या होता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे लगातार लार का स्रावण होता रहता है। ये है हमारी मुख गुहा। मुख गुहा में लार का स्रावण लगातार होता रहता है। हमने आपको बताया था लार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लार जिसे हम कहते हैं सलाइवा इंग्लिश में, इसका पीएच कितना होता है। तो इसका पीएच होता है 6.8। लार का पीएच कितना होता है 6.8। लार में 3 मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम टाइलिन कहते हैं, या लार एमाइलेज। लार एमाइलेज इंग्लिश में टाइलिन और सेलिवरी एमाइलेज। दूसरा इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक और एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। तीसरा इसमें विद्युत अपघट्य पाए जाते हैं। विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं बताते हैं अभी। याद करते चलिए, मुख गुहा में पाचन की शुरुआत होती है, उससे पहले हमें लार के बारे में थोड़ी और डिटेल जानकारी है और अच्छे से याद होने चाहिए। लार का पीएच होता है 6.8। लार में 3 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक टाइलिन एंजाइम,
इसे हम लार एमाइलेज भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये भोजन में आए हुए समस्त स्टार्च को परिवर्तित कर देता है द्विशर्करा अणु माल्टोज में, यानी डाइसैकेराइड में। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज सुगर। माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। स्टार्च को कन्वर्ट कौन कर रहा, टाइलिन। ठीक है, या सलेवरी एमाइलेज भी लिख सकते हैं। इसका पीएच रेंज कितना है, 6.8। ठीक, तो आपने देखा कि मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो जा रहा है। स्टार्च जो एक जटिल पदार्थ है उसको सरल पदार्थ में तोड़ दे रहा है। कौन, लार में पाया जाने वाला टाइलिन। और यही प्रक्रिया कहलाती है पाचन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पाचन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाचन की क्रिया मुख गुहा में ही शुरू हो जाती है। दूसरा एंजाइम लार में पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा, इसमें विद्युत अपघट्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, HCO3 आदि विद्युत अपघट्स पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख गुहा में पाचन किसका होता है, स्टार्च का। भोजन में आए हुए लगभग 10% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। भोजन के पाचन में सिर्फ रासायनिक अपक्रिया भाग नहीं लेती, यांत्रिक अपक्रिया भी होती हैं। यांत्रिक क्रिया कहते हैं, अपक्रिया नहीं। यांत्रिक और रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है। यांत्रिक प्रक्रिया यानी हम मुंह चलाते हैं, ठीक, तो ये क्या है, यांत्रिक क्रिया। अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं तो रासायनिक क्रिया। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, भोजन का पाचन यांत्रिक व रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। तो आपने थोड़ा सा पॉइंट लिख लीजिए। पहला आप हेडिंग डालेंगे भोजन का मुख गुहा में पाचन। इतना लिखने के बाद भोजन का पाचन, ये लाइन आप लिखेंगे और उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बकल कैविटी। आप लिखेंगे भोजन का पाचन यांत्रिक और रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। आगे लिखेंगे लार की मदद से दांत और जिह्वा भोजन को अच्छी तरह से चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं। भोजन को लार में मिक्स करने और भोजन को चबाने में जिह्वा और दांत मदद करती हैं। आगे लिखेंगे लार जब भोजन में मिक्स हो जाता है तब भोजन को हम बोलस कहते हैं। याद रखेंगे, जब भोजन में लार मिक्स हो जाता है तब उस भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस। यानी आप कुछ खा लीजिए, मुंह गुहा में आप चबाते रहिए, वो जब लार से पूरी तरीके से मिक्स हो जाए अब वो भोजन क्या कहलाएगा, बोलस कहलाता है। अब आप उसको निकालेंगे तो वो भोजन क्या कहलाता है, बोलस। आगे लिखेंगे भोजन में लार के मिश्र होने के बाद लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन के स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। भोजन में आए लगभग 10% स्टार्च का परिवर्तन टाइलिन एंजाइम की मदद से ही होता है। आगे लिखेंगे लार जिसका पीएच 6.8 होता है में 3 चीज़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। टाइलिन या लार एमाइलेज जो भोजन के स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा विद्युत अपघट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और HCO3 आयंस। उसके बाद आप लिखेंगे कि बोलस मुख गुहा से ग्रसनी के रास्ते होते हुए ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रसनी के रास्ते हुए ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली में बोलस क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा आमाशय में आता है, यानी स्टमक में पहुंचता है। कौन से मूवमेंट के द्वारा, क्रमाकुंचन गति यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब अगला पार्ट होगा आमाशय में पाचन। आमाशय में क्या क्या होती है, अब ये रिएक्शन जरूर लिखेंगे कि स्टार्च कन्वर्टेड इनटू
माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन जरूर लिखेंगे, यहाँ पर पीएच भी लिखेंगे 6.8। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। आइए दूसरा देखते हैं, आमाशय में पाचन। ये हो गया आप मुखगुहा में पाचन, लिख लिया आपने सारी चीज़ें। ओफ, इसको तो नहीं मिटाना था अभी। इनका मुंडी ही कट गया। चलिए फिर से बना लेते हैं। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे मुख गुहा में आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। आमाशय में आपने पढ़ा है आहार नाल में जो भी है 4 स्तर होती है ना, कौन कौन सी? सिरोसा, मस्कुलस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे आंतरिक स्तर होता है। आमाशय की जो म्यूकोसा स्तर होती है उसमें 3 मुख्य प्रकार की कोशिका पाई जाती है। आमाशय के म्यूकोसा में तीन मुख्य प्रकार की कोशिका पाई जाती है। वो कौन कौन सी हैं? पहला श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका जिसे इंग्लिश में म्यूकस नेक्स्ट सेल कहते हैं। दूसरा पेप्टिक और चीफ सेल्स यानी पेप्टिक और या मुख्य कोशिका जिसे इंग्लिश में पेप्टिक और चीफ सेल्स कहते हैं। तीसरा भित्तीय या ऑक्जिंटिक कोशिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं पैराइटल और ऑक्जिंटिक सेल्स। श्लेष्मा ग्रीवा का कार्य क्या है? तो यह श्लेष्म का स्राव करती हैं, श्लेष्म का स्राव करती हैं जो भोजन को तरल व लसदार बनाता है। ठीक है, श्लेष्म यानी म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, भोजन को तरल और लसदार बनाता है। यहाँ पर देखिए आपको हमने बताया था छोटी आंत में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती थी म्यूकस में, म्यूकोसा स्तर में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती थी, जिसमें से दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो था कलश कोशिका यानी गॉबलेट सेल्स। कलश कोशिका वहाँ पर श्लेष्म का स्राव करती है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आमाशय में श्लेष्म का स्राव कौन करती हैं? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। सब याद करते चलिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटी आंत में श्लेष्म का स्राव कौन करता है? कलश कोशिका यानी गॉबलेट सेल्स। आमाशय में श्लेष्म का स्राव कौन करता है? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, म्यूकस नेक्स्ट सेल्स। नेक्स्ट आता है पेप्टिक या मुख्य कोशिका। तो यह एक एंजाइम का सेक्रेशन करता है, यह प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करता है। अभी आगे बताते हैं ये कार्य क्या है। अभी आपको सिर्फ याद करनी है क्या क्या चीज़ें होती हैं। भित्तीय ऑक्जिंटिक सेल्स, तो यह
HCl का स्राव करती हैं, HCl तथा नैज कारक, HCl तथा नैज कारक जिसे नैज फैक्टर भी कहते हैं का स्राव करती हैं। पहले आप इसमें और भी चीज़ें लिख लीजिए, लिखेंगे आगे, इसी के आगे लिखेंगे कि नैज कारक विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करती है, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है नीट में कि पहला तो ये कि सब कुछ यहाँ पर ऐसे से पूछाया गया है कि आमाशय में श्लेष्म का स्राव कौन करता है, तो श्लेष्माग्रीवा कोशिका। उसके बाद प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव कौन करती हैं, तो पेप्टिक या मुख्य कोशिका, चीफ सेल्स। HCl का स्राव कौन करती हैं, तो भित्ति या ऑक्जेंटिक सेल्स। उसके बाद यहाँ पर ये पूछा गया नैज कारक का स्राव, नैज कारक का कार्य क्या है, तो नैज कारक का मुख्य कार्य है विटामिन B12 का अवशोषण, उसी में सहायता करता है। इसी में आगे और लिखेंगे कि HCl प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है। प्रोएंजाइम एक निष्क्रिय एंजाइम है तथा पेप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है जो भोजन में आए प्रोटीन्स को प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है, प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स में बदलता है। फिर आगे लिखेंगे HCl भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को भी मार देता है। भोजन जब जठर रस से, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो भी चीज़ें हैं, श्लेष्म है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है, ये हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जठर रस। जठर रस हम ऐसे कह सकते हैं कि आमाशय के म्यूकोसा में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनमें 3 मुख्य प्रकार की कोशिका होती हैं जिनसे जठर रस का स्राव होता है। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। आमाशय के म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनसे जठर रस का निर्माण होता है। ये 3 कोशिकाएं निम्न हैं। अब ये आप ऐसे लिख सकते हैं और जो इसमें बताया है वो आपने लिखना है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जब भोजन जठर रस से मिश्र हो जाता है, जब भोजन जठर रस से मिश्रित हो जाता है तो अब इस भोजन को हम काइम कहते हैं। काइम। अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि भोजन जब लार से मिक्स हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। लेकिन जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है और ये HCl इन सभी से मिक्स हो जाता है, अब इस हम भोजन को क्या कहते हैं, इस भोजन को हम काइम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए काइम कहाँ है, तो काइम आपके पेट में जो भोजन है उसी को कहेंगे। बोलस कहाँ है, जब आप भोजन को खा रहे हैं तो उस जो मुख गुहा में जब आपका भोजन लार से मिक्स हो जाता है तब हम उसे बोलस कहते हैं। ठीक, इतना आपने लिख लिया। अब आप लिखेंगे जठर रस में उपस्थित श्लेष्म तथा बाइकार्बोनेट जठर रस में उपस्थित श्लेष्म तथा बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर, एक स्तर पाई जाती है आमाशय में। ये जो आमाशय का एक स्तर है म्यूकोसा, उसके ऊपर भी एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, श्लेष्म उपकला स्तर। श्लेष्म उपकला स्तर। तो आप लिखेंगे कि जठर रस में उपस्थित श्लेष्म तथा बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन मतलब लुब्रिकेशन, मतलब उसे एकदम लसदार बनाए रहता है जिससे भोजन के कण आमाशय की दीवार पर चिपक ना जाएं। ध्यान से समझिएगा। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म और बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर, इसी स्तर को श्लेष्म उपकला स्तर को स्नेहन, श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन तथा HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सोचिए कि ये एक एसिड है, इससे दीवार क्षतिग्रस्त हो सकता है और होता भी है, तब वहाँ पर हम कहते हैं स्टमक अल्सर हो गया।
ठीक है। अगर ये स्तर पतला हो गया या कहीं पर छिद्र हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये HCl जो होता है ना, वो आमाशय की दीवार को हानि पहुंचाता रहता है, जिससे बहुत ही पीड़ा होती है, उसे हम स्टमक अल्सर कहते हैं। तो जो जठर रस में उपस्थित श्लेष्म है, बाइकार्बोनेट है, ये क्या करती हैं, वो श्लेष्म उपकला स्तर का यानी आंतरिक स्तर जो है पेट के आंतरिक स्तर का है उसका स्नेहन करती हैं, मतलब लुब्रिकेट बनाती हैं, और साथ ही साथ HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाती हैं आमाशय की दीवार को। क्वेश्चन पूछा गया है कि आमाशय की दीवार को HCl के हानिकारक प्रभाव से कौन बचाता है, श्लेष्म और बाइकार्बोनेट। ठीक, कहाँ उपस्थित होते हैं, जठर रस में। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद आप स्टार बना के लिखेंगे कि नवजात शिशु के जठर रस में नवजात शिशु के जठर रस में एक लिखेंगे रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध की प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन। मैंने आपको इससे पहले बताया है केसीन के बारे में। दूध के बारे में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। मदर्स मिल्क के बारे में तो 3 चीज़ें अगर पूछी जाती हैं, लेकिन वैसे अगर दूध की बात की जाए, गाय भैंस के दूध के बारे में, तो 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक उसके प्रोटीन को क्या कहते हैं, और उसके शुगर को क्या कहते हैं, उसमें पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं। तो प्रोटीन का जो दूध के जो प्रोटीन होता है उसे हम केसीन कहते हैं, और जो शर्करा होता है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। तो दूध की जो प्रोटीन होती है यानी केसीन, इसके पाचन में सहायक होती है, पाचन में सहायक होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब आप इसी को रिएक्शन के तरीके से लिखेंगे कि आमाशय में क्या क्या चीज़ों का डाइजेशन होता है। पहले आप इतना लिख लीजिए। अब आप जैसे आपने अभी मुख गुहा के बारे में लिखा था, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन एंजाइम्स, तो आप इसमें भी सारे एंजाइम्स का एक्शन देखेंगे। हालांकि वैसे एनसीईआरटी में दी गई हैं, अब वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ें हैं। आमाशय में पाचन का देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन जो कि क्या है, एक प्रो एंजाइम हमेशा क्या होता है, निष्क्रिय होता है, मतलब अभी कार्य ही नहीं करेगा। ये क्या है, निष्क्रिय है, ये अभी कार्य नहीं करेगा। जब HCl के संपर्क में आता है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, HCl के संपर्क में आता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में। ठीक है, एक्टिव यानी सक्रिय। अब प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, ये करेंगे पेप्सिन। समझ में आया। पेप्सिनोजन का कार्य क्या होता है, पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आकर क्या बनाता है, पेप्सिन एंजाइम। ये निष्क्रिय है, ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करेंगे, ये एक्टिव है, यही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। सेम इसी तरीके से आप अगर देखें तो जो रेनिन होता है वो भी प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है, प्रोरेनिन। अब ये भी क्या है, प्रोरेनिन भी क्या है, अभी इनएक्टिव है यानी निष्क्रिय हैं, कार्य नहीं करेंगे। ये भी जैसे ही HCl के संपर्क में आते हैं तुरंत ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव रेनिन में। रेनिन ये क्या है, सक्रिय यानी एक्टिव। अब देखिए, ये जो पेप्सिन है वो क्या करता है, भोजन में आए हुए समस्त प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्टोन्स, प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट करता है, पेप्सिन। इस तरह से आप लिखकर याद करते चलेंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा।
सेम इसी तरीके से देखिए, प्रोटीन का पूर्ण पाचन अमाशय में नहीं होता, अभी ये सिर्फ प्रोटीओज और पेप्टोन्स में बदले हैं। फिर पेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं आंत में। अब यहाँ पर आप देखें तो रेनिन का क्या कार्य है, तो ये मिल्क प्रोटीन जिसे हम क्या कहते हैं, केसिन, मिल्क प्रोटीन केसिन को कन्वर्ट कर देता है पैरा केसिन में। कौन कन्वर्ट कर देता है, रेनिन एंजाइम। पैरा केसिन प्लस वे प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, वे प्रोटीन। अब जो पैरा केसिन है, पैरा केसिन ये कैल्शियम आयन के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना लेता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट। अब कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट कन्वर्ट हो जाता है पेप्टोन्स में, किसकी उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में। बस इतना कार्य होता है आपका अमाशय में, ये नोट कर लीजिए। ये हो गया अमाशय में पाचन। आइए अब देखते हैं तीसरा, छोटी आंत में पाचन। सारी बातें नोट कर लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, अमाशय का पाचन है ना, अमाशय में पाचन। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि अमाशय में थोड़ी मात्रा में लाइपेज एंजाइम का भी स्रावण होता है। अब आप तीसरा हेडिंग डालेंगे, छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में क्या क्या चीज़ें छोड़ी जाती हैं, कौन कौन से रस, तो यहाँ पर देखेंगे यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत द्वारा क्रमशः पित्त, यानी पित्त किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है, यकृत के द्वारा, पित्त कॉमा अग्न्याशयी रस किसके द्वारा, अग्न्याशय के द्वारा, तथा आंतरीय रस किसके द्वारा, आंत के द्वारा, छोटी आंत के द्वारा। आंतरीय रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं, छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। पित्त क्या कार्य करता है, तो पित्त रस, इसमें पित्तवर्धक, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स होते हैं जैसे लेसिथिन वगैरह। ये क्या कार्य करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता भी है और वसा के इमल्सीकरण में सहायता करता है। अग्न्याशय रस को हम सबसे पहले देखें तो अग्न्याशय रस में मुख्य रूप से 5 एंजाइम्स पाए जाते हैं। इससे पहले मैंने 3 बताया था, अभी 2 और ऐड कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्न्याशयी रस में अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, इतना लिख लेंगे, इतने के बाद अभी रुके रहेंगे, समझेंगे। अग्न्याशयी रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन सभी अभी निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सभी निष्क्रिय, या ऐसे अभी नहीं लिखेंगे, ये बस समझेंगे, पाए जाते हैं। कौन कौन से, आंतरस में, अग्न्याशयी रस में, अग्न्याशयी रस में पाया जाता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, चौथा एमाइलेज,
5वां न्यूक्लिएज। इतने एंजाइम्स अग्न्याशयी रस में पाए जाते हैं, तुरंत याद करिए आप। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज एंजाइम अग्न्याशयी रस में पाए जाते हैं। अब आंत में, आंत की, छोटी आंत की म्यूकोसा से एक एंजाइम रिलीज होता है, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। याद करिए, एंटेरोकाइनेज। यह एंटेरोकाइनेज क्या करता है? आंत की म्यूकोसा से स्रावित होता है एंटेरोकाइनेज। अभी याद रखेंगे कि जो अग्न्याशयी रस से ये जो एंजाइम्स निकल रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, कोई कार्य नहीं करेंगे, इनएक्टिव हैं। इनको एक्टिव करने के लिए छोटी आंत के म्यूकोसा से एक एंजाइम रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज, जो क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को परिवर्तित कर देता है ट्रिप्सिन में। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? अग्न्याशयी रस के ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। अभी ये क्या था? निष्क्रिय था, लेकिन ट्रिप्सिन क्या है? सक्रिय है, अब ये कार्य करेगा। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो अग्न्याशयी रस के बाकी बचे हुए एंजाइमों को क्या करता है? सक्रिय कर देता है। ठीक है, सक्रिय कर देता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इन सभी एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। ठीक, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। एमाइलेज को कन्वर्ट कर देता है, एमाइलेज को एक्टिव ही करता है और न्यूक्लिएज को भी एक्टिव करता है। बस एमाइलेज को एमाइलेज में ही वो उसका नाम वही रहता है, न्यूक्लिएज का नाम भी वही रहता है। ठीक है, नाम नहीं चेंज होता, बस इनको एक्टिवेट कर देता है, सक्रिय कर देता है। फिर से एक बार समझिए, छोटी आंत में पाचन की शुरुआत कैसे हो रही है? देखिए, छोटी आंत का यहाँ से शुरू हो गया, ये हो गया ग्रहणी, फिर उसके बाद मध्यांत्र और फिर शोषांत्र। ठीक, ये छोटी आंत है। तो छोटी आंत का ये जो भाग है ये क्या कहता है? ग्रहणी कहलाता है, यानी ड्यूडिनम। यहीं पर ही क्या खुलता है? पित्त वाहिनी और अग्न्याशयी वाहिनी दोनों मिलकर हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। और यहाँ पर एक दरवाज़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ऑडी अवरोधनी। अब इनसे अग्न्याशयी रस निकलता है, अग्न्याशयी रस निकलता है। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं पित्ताशय से, जो कि लीवर का भाग है। तो लीवर से यानी यकृत से क्या आता है? पित्त। और छोटी आंत से आंत्र रस निकलता है। तो छोटी आंत में जो पाचन है वो किसके किसके माध्यम से होता है? पित्त के माध्यम से, अग्न्याशयी रस के माध्यम से, आंत्रीय रस के माध्यम से। ठीक, पित्त क्या करता है? वसा का इमल्सीकरण करता है तथा भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। अग्न्याशयी रस क्या करता है? अग्न्याशयी रस इतने एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है जिसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज होते हैं। छोटी आंत का आंत्र रस क्या करता है? आंत्र रस में भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। फिलहाल आपको पहले एक एंजाइम के बारे में याद करना है कि छोटी आंत के म्यूकोसा से एंटेरोकाइनेज एंजाइम निकलता है, जो अग्न्याशयी रस के ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। अब ये जो ट्रिप्सिन होती है वो अग्न्याशयी रस की बाकी समस्त एंजाइमों को सक्रिय कर देती हैं। यही ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन को, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदलता है। बस अब आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, तो आप हेडिंग डालेंगे छोटी आंत में पाचन और लिखेंगे यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत क्रमशः पित्त,
पित्त अग्न्याशयी रस तथा आंतरीय रस को छोटी आंत में छोड़ते हैं। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज तथा न्यूक्लिएज एंजाइम पाया जाता है। अब आगे लिखेंगे आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है, जो अग्न्याशयी रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। आगे लिखेंगे ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्णक में ब्रैकेट में आप लिखेंगे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड पाए जाते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, पित्त में ये सारी चीजें पाई जाती हैं लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। आगे लिखेंगे पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड में भी हेल्प करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है तथा इसे बहुत छोटे मिसेल कणों में परिवर्तित कर देता है, मिसेल कणों में परिवर्तित कर देता है। आगे लिखेंगे पित्त रस लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है, यानी लाइपेज एंजाइम किसकी सहायता से सक्रिय होता है? पित्त की सहायता से। अगली लाइन से लिखेंगे कि आंत्र म्यूकोसा अस्तर, छोटी आंत के म्यूकोसा अस्तर में गोबलेट कोशिकाएं यानी कलश कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्म का स्राव करती हैं। आगे लिखेंगे म्यूकोसा के आंत्र की म्यूकोसा के ब्रश बार्डर कोशिकाओं तथा गोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर, ठीक है, छोटी आंत के म्यूकोसा स्तर के ब्रूस बार्डर कोशिकाओं तथा गोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती हैं। आंतरी रस या सक्कस एंटेरिकस, मैंने इससे पहले बताया है कि सक्कस एंटेरिकस किसे कहते हैं? आंत्र रस को सक्कस एंटेरिकस का निर्माण करते हैं। इस रस में कई एंजाइम होते हैं जैसे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टेरेज तथा न्यूक्लियोसिडेज आदि। आगे और बताए जाएंगे, उनके कार्य भी बताए जाएंगे। आंत्र रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं। अब आप अगली लाइन से लिखेंगे कि आंत में पहुंचने वाले प्रोटीन्स, पेप्टोन्स तथा प्रोटीओज जो कि आंशिक रूप से पचित प्रोटीन्स हैं, लिखेंगे आंत में पहुंचने वाले प्रोटीन, प्रोटीओज, पेप्टोन्स, जिसे हम आंशिक पचित प्रोटीन कहते हैं, आंशिक पचित प्रोटीन अग्न्याशयी रस के एंजाइम्स से निम्न प्रकार पाचित होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रिप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय है, ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ठीक, अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है? ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनो, पहले अब ये भी देख लेते हैं ये ट्रिप्सिन क्या करता है। पहले तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। फिर साथ ही साथ ये ट्रिप्सिन क्या करता है, दूसरा जो एंजाइम आपका था ना काइमोट्रिप्सिनोजन, इस एंजाइम को भी क्या करता है? सक्रिय करता है। अभी ये निष्क्रिय है, इस एंजाइम को सक्रिय कौन करता है? यही ट्रिप्सिन क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है काइमोट्रिप्सिन में।
काइमोट्रिप्सिन में। अब ये जो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, तो ये भी क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में, काइमोट्रिप्सिन। तो आप यहां पर देख रहे हैं रोल क्या है, ट्रिप्सिन का दो रोल है। एक तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल रहा है, दूसरा रोल है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन यानी सक्रिय में बदलता है। ये सब बातें आप लिखेंगे, सक्रिय निष्क्रिय, से कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक, अब काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। अब तीसरा एंजाइम क्या था, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। आप इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश में तो लिख दे रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ही, हिंदी में हम लिख रहे हैं, आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कौन कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन ही करता है, ट्रिप्सिन। अब ये क्या करता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो जितने भी भोजन में पेप्टाइड्स हैं उनको डाइपेप्टाइड और अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। जितने भी पेप्टाइड्स हैं उसे कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स प्लस अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल का अवशोषण हो जाता है किसके द्वारा, रुधिर वाहिनियों के द्वारा। पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कार्बोक्सीपेप्टिडेज, यहाँ लिखेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो आप अगर संपूर्ण देखें कि प्रोटीन, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो प्रोटीओज हो या पेप्टोन्स हो, इन सभी का डाइजेशन कंप्लीट अग्न्याशयी रस के ट्रिप्सिन / काइमोट्रिप्सिन / कार्बोक्सीपेप्टिडेज की मदद से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाइपेप्टाइड्स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, छोटी आंत में, किसकी मदद से, अग्न्याशयी रस की मदद से। तो आपने यहाँ पर देखा अग्न्याशयी रस क्या कर रहा है, समस्त प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। ट्रिप्सिन फिर क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है काइमोट्रिप्सिन में। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसको ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करता है, सभी प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइपेप्टाइड्स में, यानी पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया प्रोटीन का पाचन। अभी और भी चीज़ें हैं ना भोजन में, प्रोटीन है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इन सभी का डाइजेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया अग्न्याशयी रस की मदद से, लेकिन अभी ये भी कन्वर्ट होंगे, अभी आगे बताया जाएगा आपको, वो आंतरिक रस के एक्शन से होगा। अब भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कैसे होता है,
तो अगली लाइन से लिखेंगे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन अग्न्याशयी रस में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम द्वारा होता है। एमाइलेज एंजाइम द्वारा होता है। अगली लाइन से आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में हो, मुख्य रूप से स्टार्च के फॉर्म में, कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, द्वि शर्करा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज। देखिए एमाइलेज के आगे अगर सलाइवरी एमाइलेज लग गया तो मतलब वो लार में उपस्थित है, और सिर्फ एमाइलेज लिखा गया यानी वो अग्न्याशयी रस में उपस्थित है। इसे हम माल्टोज को डाइसैकेराइड भी लिख सकते हैं, डाइसैकेराइड। अब देखिए अगली लाइन से लिखेंगे वसा, यानी इसका डाइजेशन कैसे होता है। तो वसा पित्त की मदद से लाइपेज एंजाइम द्वारा क्रमशः डाइग्लिसराइड व मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित होता है। मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं वसा, ये डाइग्लिसराइड में पहले परिवर्तित होता है और फिर डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित होता है। किसकी उपस्थिति में? लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। लाइपेज, ये सब पूछा जाता है। वसा का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन या पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा। अब अगली लाइन से लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? तो लिखेंगे अग्न्याशयी, या ऐसे लिखेंगे अग्न्याशयी रस में उपस्थित न्यूक्लिएज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को क्रमशः न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित करता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल कोई भी, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, भोजन में अगर उपस्थित हैं तो उसे न्यूक्लिएज एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें? पहले न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करेगा, न्यूक्लियोटाइड में, और फिर न्यूक्लियोसाइड में। देखिए आपने देखा होगा कि देख रहे होंगे कि अधिकतर जो एंजाइम्स हैं क्रियाधार के नाम के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। न्यूक्लिएज जो एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड शब्द से मिल रहा है ना, यानी ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड पर वर्क करता है उसे हम न्यूक्लिएज कहते हैं। अब आप अगली लाइन से लिखेंगे आंत्ररस के एंजाइम उपर्युक्त प्रक्रियाओं में पाचित तथा परिवर्तित अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी समझ में आया कि आंत्ररस जो होता है वो फाइनल डाइजेशन की प्रक्रिया खत्म कर देता है, एकदम पूर्ण कर देता है कि पाचन अब हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, अब इसको भी कन्वर्जन होगा और सरल पदार्थ में। अब ये एकदम सरल नहीं है, माल्टोज अभी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, न्यूक्लियोसाइड ये भी कन्वर्ट होंगे। तो किसके उपस्थिति में होंगे? आंत्ररस की उपस्थिति में। यानी आप लिख सकते हैं कि आंतररस उपर्युक्त प्रक्रियाओं द्वारा पचित उत्पादों को अंतिम उत्पाद
यानी अवशोषण योग्य सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। लिखेंगे आंतररस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। अब एक एक एंजाइम का कार्य लिखते चलेंगे। तो आप लिखेंगे पहला जितने भी बचे खुचे पेप्टाइड्स हैं उसको डाइपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करने के लिए आंतररस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम एमिनोपेप्टिडेज है। ठीक है, एमिनोपेप्टिडेज क्या करता है, जितने भी पेप्टाइड्स बचे खुचे पेप्टाइड्स आए हैं भोजन में उसको एमिनोपेप्टिडेज ये क्या है, एमिनोपेप्टिडेज आंतररस का एक एंजाइम है। एमिनोपेप्टिडेज पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है डाइपेप्टाइड प्लस अमीनो अम्ल में कन्वर्जन कर देता है, अमीनो अम्ल। ठीक, दूसरा एंजाइम क्या करता है, कौन सा पदार्थ। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डाइपेप्टाइड है, वो डाइपेप्टाइड भी कन्वर्ट हो जाता है अमीनो अम्ल में, क्योंकि डाइपेप्टाइड का भी अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होगा, ये भी परिवर्तित होगा अमीनो अम्ल में। आंतररस में उपस्थित एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है डाइपेप्टिडेज क्या करता है, डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यानी प्रोटीन अंततः किसमें टूटता है, अमीनो अम्ल में। और अब इस अमीनो अम्ल का अवशोषण हमारे शरीर में हो सकता है, आंत्र द्वारा रुधिर में चले जाते हैं। अब भोजन में उपस्थित जो माल्टोज बचा था वो भी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, क्योंकि माल्टोज बनता भी 2 अणु ग्लूकोज से है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, आइसोमाल्टोज वो परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में, किसकी उपस्थिति में, तो आंतररस में एक एंजाइम आइसोमाल्टेज पाया जाता है जो यह कार्य करता है। ये सब नोट करते चलेंगे। दूध में जो शर्करा है लैक्टोज, उसका डाइजेशन यहाँ पर होता है लैक्टोज का। ये लैक्टोज परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्योंकि इसी से बना भी होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में, आंतररस में पाए जाने वाले लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ऐसा होता है। आंतररस में लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब नेक्स्ट जो भोजन में आया हुआ सुक्रोज है, सुक्रोज उसका कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, किसकी उपस्थिति में, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब जो न्यूक्लिक अम्ल डाइजेस्ट हुआ था, बनाया था न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन होता है न्यूक्लियोसाइड में, किसकी उपस्थिति में, न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है यह भी टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड भी सरल पदार्थ में टूट जाता है। अंतिम उत्पाद क्या बनाता है, शर्करा और क्षार, किस एंजाइम की उपस्थिति में, न्यूक्लियोसाइडेज की उपस्थिति में ऐसा होता है। ठीक, अब आखिरी जो आपने देखा था वसा था ना, वसा का डाइजेशन किस में होता है, डाई और मोनोग्लिसराइड में। तो जो डाई और मोनोग्लिसराइड बने हैं उनका क्या होता है, तो डाई व मोनोग्लिसराइड का कन्वर्जन हो जाता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, क्योंकि इसी से वसा का निर्माण होता है और अंतिम पदार्थ यही होता है। वसा और ग्लिसरॉल का अवशोषण कौन करता है, छोटी आंत में रसांकुरों में पाई जाने वाली लैक्टिल्स, याद रखेंगे। इसका कन्वर्जन इसमें किसके द्वारा होता है, लाइपेज एंजाइम द्वारा। ठीक, ये हो गया समस्त छोटी आंत में पाचन। ठीक है, छोटी आंत में जितने भी पदार्थ हैं वो अंतिम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, अब इससे ज़्यादा कन्वर्जन नहीं होता। अब ये सरल पदार्थ है जिनका अवशोषण हमारी आंत द्वारा हो जाता है रुधिर में। अगले लाइन से आप लिखेंगे ऊपर वर्णित जैव वृहत अणुओं का पाचन आंत्र की ग्रहणी में, ड्यूडेनम में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जितनी भी पाचन की क्रिया है वो आंत्र की ग्रहणी में पूर्ण हो जाती है। आगे लिखेंगे इस तरह निर्मित सरल पदार्थों का अवशोषण
शोषांत्र यानी इलियम में संपन्न होता है। अब जो अपचित और अनावशोषित पदार्थ हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। तो बड़ी आंत में वैसे भी किसी पदार्थ का कोई पाचन नहीं होता है। आइए बड़ी आंत के बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, तो कोई पाचन क्रिया महत्वपूर्ण रूप से नहीं होती। तो लिखेंगे बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत का कार्य है डैश के जल का अवशोषण, खनिज एवं औषधियों का अवशोषण, श्लेष्म का स्राव जिससे भोजन आसानी से आगे बढ़ता रहे। आखिरी लाइन लिखेंगे अपचित तथा अनावशोषित पदार्थ। अपचित तथा अनावशोषित पदार्थों को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले मलाशय में एकत्रित होते हैं तथा समय समय पर इसका निष्कासन हो जाता है। बस ये था आपका पाचन की संपूर्ण क्रिया, कहाँ पर पाचन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें कार्य करते हैं। तो बस आज का टॉपिक बस इतना ही, आपने पढ़ लिया पाचन की क्रिया कैसे होती है। आज कोई क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इसको अच्छी तरीके से याद कर डालिए। सारे एंजाइम्स के एक्शंस आपको याद करने होंगे, कौन कौन से एंजाइम्स के क्या कार्य होते हैं। ठीक, तो आगे जो टॉपिक होगा उसमें हम अवशोषण की क्रिया बताएंगे, कहाँ पर किस किस चीज़ों का अवशोषण होता है, और बाकी आगे का जो टॉपिक होगा वो आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।